तो देवियों और सज्जनों, दोस्तों, मित्रों, छात्रों, कुमार मन्नू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और जेई नेट जैम वालों के लिए एटॉमिक साइज फाउंडेशन लेवल से अच्छे से हम लोग करके आगे बढ़ा रहे हैं कोर्स को, जिसमें आज हम लोगों का एटॉमिक साइज का 2 पार्ट हमने रखा है इस चौथे और आखिरी लेक्चर का, ए और बी। ए लेक्चर आपकी थियरी वाली होगी, जिसमें आप कंप्लीटली आज ब्लॉक पढ़ेंगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में तो कम ही पढ़ना, मेजर डी और एफ ब्लॉक जो 12th का सिलेबस होगा, ठीक है। साइज जहां पर आपसे पूछे जाएंगे और वो 12th के एग्जाम में, 12th के सिलेबस में वो होगा, ठीक है। और जो इसका बी पार्ट लेक्चर का होगा वो कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन होगा, जिसमें ढेर सारे एलिमेंट्स, आयंस, ये सब के साइज वाइज इधर से आपको कंपेयर करने के लिए ताबड़तोड़ एग्जांपल्स मेरे तरफ से मिलेगा, ठीक है। तो आइए ये लेक्चर हम लोग 4A स्टार्ट करते हैं। अच्छे से देखें, हमने शील्डिंग इफेक्ट पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, और उसके बारे में हमने आपको बताया था कि एसपी की नॉर्मल शील्डिंग होती है, अच्छी शील्डिंग, इफेक्टिव शील्डिंग होती है, बट डीएफ की शील्डिंग पुअर होती है, और डीएफ ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे शील्डिंग उतनी धीरे धीरे पुअर होती जाएगी। हमने आपको क्लियर बोला कि इस तरह से अगर D10 हो जाए तो शील्डिंग काफी खराब होगी, और अगर F14 हो जाए तो शील्डिंग और ज्यादा बर्बाद होगी। तो D10 F14 की शील्डिंग सबसे पुअर और बेकार होती है, ठीक है। आइए अब हम लोग एप्लीकेशंस पे चलते हैं। सबसे पहले आपको मैं करके दिखाता हूं SNP ब्लॉक एलिमेंट्स। अब मैं डिस्कस करूं पीरियड ट्रेंड, पहले पीरियड फिर ग्रुप, ठीक से देखोगे। अब आप एप्लीकेशन पर आ रहे हैं। जो पहला लेक्चर था हम लोगों का वो एटॉमिक साइज के इंट्रोडक्शन पर बेस्ड था, साइज किसको बोलते हैं, साइज कितने तरह के होते हैं, ये सब पर बेस्ड था। जो हम लोगों का सेकेंड लेक्चर था उसमें बेसिकली आयोनिक रेडियस और उसके प्रैक्टिस को लेकर के बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई थी। और जो हम लोगों का पिछला लेक्चर था, थर्ड वाला लेक्चर था, वो हम लोगों ने उसमें बेसिकली डिस्कस किया था शील्डिंग इफेक्ट को, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। आ जाइए एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स को पीरियड में। अब पीरियोडिक ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है एसपी ब्लॉक, अभी 11th में, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अच्छे से देखोगे, आप समझ रहे हो बेटा कि ये वैन डर वाल रेडियस है, और हमने इसका वैल्यू भी पढ़ाया था 1.7 एंगस्ट्रॉम। और बाकी को वैलेंट रेडियस आपने डिफाइन करना है। सारे में 2 सेल है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो डेफिनेटली आपका, अगर आप राइट जाएं तो डेफिनेटली आपका साइज फंक्शन नहीं है, मतलब डिपेंड नहीं कर रहा है एन पर। एन मतलब नंबर ऑफ सेल पर, क्योंकि सारे में कितने सेल है, कितने ऑर्बिट्स हैं, सारे में 2-2 ऑर्बिट्स हैं। तो साइज आपका नंबर ऑफ सेल मतलब ऑर्बिट्स की संख्या पर डिपेंड नहीं कर रहा है। एक्सक्यूज, तो फंक्शन नहीं है एन का। अब पॉइंट है, लेकिन राइट साइड जाने पर सेल तो सब में 2 है, लेकिन आपने अच्छे से पढ़ा है कि न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बढ़ते चले जाता है। जेड इफेक्टिव बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर चार्ज नहीं, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज। हमने आपको पढ़ाया था जेड इफेक्टिव की वैल्यू 1.3, याद करो, लिथियम से 1.3 और 0.65 से ऐड हो गया 1.95, 2.6, 0.65 ऐड हुआ, फिर 0.65, 3.25, फिर 0.65, 3.9, 4.55 और 5.2, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ सेकंड पीरियड में 0.65 से ऐड होता, थर्ड पीरियड के लिए बात नहीं है। अब है कि सब में 2 ऑर्बिट है, बट धीरे धीरे न्यूक्लियर चार्ज का असर उस 2 सेल पर पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। आपको पता चल रहा होगा इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज
वो आपका बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज का असर बढ़ेगा उतना ऑर्बिटल को धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़न आएगा उसमें। तो आप क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ाव, जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण ये बढ़ते चला गया, देयरफॉर साइज डिक्रीजेज। तो साइज घटने का क्या कारण हुआ, जेड इफेक्टिव का बढ़ना, इसीलिए साइज का घटना, क्योंकि सेल सेम था। बट नियॉन सबसे बड़ा होगा क्योंकि इसके पास है वैंडरवाल रेडियस। तो आप साइज बोलेंगे नियॉन काफी बड़ा होगा वैंडरवाल रेडियस के कारण। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हमने कुछ कोवेलेंट रेडियस आपको करवाया था बेटा, अगर आपको याद हो तो और अच्छे से समझ में आएगा। 1.21 एंगस्ट्रॉम और 0.72 एंगस्ट्रॉम। और हमने साथ में यह भी बोला था आपको कि एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड आर एक्सट्रीमली स्मॉल। हमने आपको यह भी सिखाया था ये जरूरत से ज्यादा छोटे होते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम से भी काफी छोटे हैं सारे के सारे, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम को बहुत छोटा नहीं बोलते बेटा, लिथियम बहुत ज्यादा छोटा एलिमेंट नहीं है। तो एक लिथियम को छोड़ के काफी बड़ा है, बाकी सब यहां से लेकर के यहां तक सब का रेडियस लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम। नहीं, लिथियम को छोड़ के बाकी सब का रेडियस लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम है, तो यह काफी छोटा हुआ। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, उन सब का साइज 1 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है। लिथियम को छोड़ के, लिथियम थोड़ा बड़ा है और नियॉन के पास आर वैंडरवाल है। आप अगर थर्ड पीरियड में जाएंगे तो अब यही चीजें होंगी। आ जाओ, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, आर्गन। क्यों, आर वैंडरवाल, वैल्यू 1.8 एंगस्ट्रॉम। अगला नंबर सोडियम, यह काफी बड़ा होगा, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अच्छे से देखते जाओगे, ध्यान से अच्छे से देखोगे। तो हमने बोला कि अब आप सबके साइज को थोड़ा अच्छे से देखें। सोडियम 1.57 एंगस्ट्रॉम, हमने करवाया था आपको 6-7 एलिमेंट का कोवेलेंट रेडियस। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो आप फिर एवरेज दर्जे के स्टूडेंट में जा रहे हैं। ऑफलाइन में तो आपको डंडे मार मार के चलो हम लोग डांट पीट के कुछ कुछ करवा लेते हैं, ऑनलाइन में यही लापरवाही होती है कि जो एक बार बोल दिया आप इस तरह से सुनेंगे और इस तरफ से निकाल देंगे। तो इस तरीके का चीज अच्छा रिजल्ट लाने वाले लोग नहीं करते हैं, दिन काटने वाले लोग करते हैं। हमने क्लियर लिख दिया था, आयोनिक रेडियस में भी कुछ वैल्यू लिखा था, फ्लोराइड और के प्लस ऑलमोस्ट सेम 1.34 1.37 एंगस्ट्रॉम, ऑक्साइड 1.48 एंगस्ट्रॉम। बोला था हमने कि आयोनिक रेडियस में ये 2-3 वैल्यू याद रखी। वैल्यूल में हमने 3 किया था, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन 1.6 1.8 2.0, और कोवेलेंट में हमने 6-7 वैल्यू की थी। नहीं, फ्लोरीन 0.72 एंगस्ट्रॉम, क्लोरीन 0.99 एंगस्ट्रॉम, ब्रोमाइन 1.15 एंगस्ट्रॉम, लिथियम 1.21 एंगस्ट्रॉम, एल्यूमिनियम 1.26 एंगस्ट्रॉम, जिंक 1.25 एंगस्ट्रॉम, स्कैंडियम 1.44 एंगस्ट्रॉम और सोडियम 1.57 एंगस्ट्रॉम। हमने इतने का वैल्यू किया था, आपको वो याद रहना चाहिए था बेटा। मेरे बोलने के साथ आपको वो वीडियो देखते समय, जैसे मैं एलिमेंट बोलूं, मैं रुकता भी हूं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, तो आपको उस समय वैल्यू रिपीट करनी चाहिए। बट आप लोग लापरवाही में उसको याद रखना तो दूर, उसको कभी दोबारा सोचे भी नहीं होंगे। और एल्यूमिनियम 1.26 एंगस्ट्रॉम, क्लोरीन 0.99 एंगस्ट्रॉम। थर्ड पीरियड का ये अकेला है, बाकी सारा 1 एंगस्ट्रॉम से बड़ा है। क्लोरीन ही है जो 1 एंगस्ट्रॉम पर, 0.99 को 1 बोल सकते हो, बाकी सब 1 एंगस्ट्रॉम से बड़ा। बट सेकंड पीरियड का अगर लिथियम छोड़ दे तो ये सब 1 एंगस्ट्रॉम से काफी छोटा, 0.72 से 0.8 के बीच सब निबट गया। सोचो कितना छोटा, काफी छोटा। कौन, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स। तो आप थर्ड पीरियड में भी क्लियर आ गया। आप बोलोगे सर क्या फोर्थ पीरियड में, मैं बोलूंगा बेटा फोर्थ पीरियड का यदि ट्रेंड लोगे तो बीच में डी ब्लॉक आएगा, लेकिन आपको एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करना, तो फिर बोलोगे सर क्या मतलब, क्रिप्टॉन, इसके बाद कौन, पोटेशियम, फिर बगल में कैल्शियम, फिर गैलियम, जर्मेनियम। देख रहे हो डी ब्लॉक मिसिंग। डी ब्लॉक को हमने जानबूझ के मिस्ड किया है, इसको मिस किया, छोड़ दिया, स्किप कर दिया। तो क्रिप्टन, पोटेशियम, कैल्शियम, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और उसके बाद ब्रोमाइन,
और क्रिप्टॉन सबसे बड़ा है क्योंकि इसके पास कौन सा है, आर वैंडरवाल। कितना बड़ा साइज है इसका, 2 एंगस्ट्रॉम। ध्यान से 2 एंगस्ट्रॉम 2.0। अच्छे से देखोगे, इस बार काफी बड़ा नहीं होता है, ये 1.96 है, ये भी हमने लिखा था, और यहां तक काफी बड़ा है, ये भी काफी बड़ा है 1.2 से 1.6। ठीक है, ये भी काफी बड़ा, बट यहां पर बहुत बड़ा नहीं है। वजह धीरे धीरे आप समझेंगे, क्योंकि इसके पास D10 है बेटा। समझ में आया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हैविंग 3D10, तो जब D10 आया तो D10 पोअरिंग ऑफ सील्डिंग, पोअरिंग ऑफ सील्डिंग में ढक नहीं पाया तो न्यूक्लियस अचानक फोर्स बढ़ा दिया बाहर में, तो बाहर का ऑर्बिट क्लोज आ गया, थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन आया, सिकुड़ा हुआ, तो जितना बड़ा होना चाहिए क्रिप्टॉन को उससे थोड़ा सा छोटा रहा। तो इसको ये 1.96 पर, तो इसको अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए, बट मामूली बड़ा है क्योंकि ये D10, और वहीं पोटेशियम में नो D10, पोटेशियम में नो D10। अब जरा देखिए, कैल्शियम का साइज 1.25 एंगस्ट्रॉम। जरा देखिए, ये दोनों काफी बड़ा है और गैलियम अचानक काफी छोटा। मेरी बात को अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की जा रही है, क्योंकि बीच में डी ब्लॉक आया, तो डी ब्लॉक के कारण 3D1 से लेके 3D10 बढ़ा गया, सील्डिंग को कमजोर किया गया। अब इस गैलियम बेचारे को देखो जो 1.26 है, इस गैलियम को देखो तो इसके पास 3D10 है, तो पुअरिंग ऑफ सील्डिंग हो गया। ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से देखिए, पुअरिंग ऑफ सील्डिंग हो गया, तो इससे ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो जब ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो एबनॉर्मली वैसा एलिमेंट स्मॉल होता है, तो एबनॉर्मली स्मॉल हो गया ये एलिमेंट, एबनॉर्मली स्मॉल। तो अब देखिए, कहां आप 1.96 पर थे, अचानक अगले मेंबर पर 1.25 पर आए, क्योंकि बीच में डी ब्लॉक आया। पॉइंट, सील्डिंग इफेक्ट का यूज। कहां आप 1.96 पर थे, मतलब ऑलमोस्ट 2 एंगस्ट्रॉम पर थे, और आप कहां पर अचानक 1.25 पर गिर गए। गैलियम, फिर से समझाया आपको। आप ऐसा कीजिए, इससे पीछे वाले पे जाइए, इससे पीछे वाले पे जाइए। ये 1.5 है, ये 1.44 होता है, 1.4 होता है लगभग, और ये 1.2 है। 1.4 1.2, ये 1.9 1.2, आसमान जमीन का अंतर है। मेरी बात को आप समझे होंगे, क्या बोल रहा मैंने? क्योंकि अभी देखिए, जेड इफेक्टिव के कारण साइज घट रहा है, पीरियड में राइट साइड जाने पर जेड इफेक्टिव के कारण साइज घट रहा, कहीं डी नहीं था, बट कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक आया जो D1 से D10 क्रिएट किया, इसीलिए गैलियम के पास D10, अब आगे सब में D10 है। तो आगे यहां से देखिए, यहां से आगे का सफर, सब में D10, इसलिए सब नॉर्मल। देखिए, सब नॉर्मल 1.25 से 1.1, तो सब नॉर्मल इधर, लेकिन एबनॉर्मल यहीं पे जंप आया, साइज यहीं पे जंप आया। मतलब आप ये कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से, साइज में अंतर डेल्टा आर 2A और 3A के बीच अगर मैं बोलूं तो बोलोगे कि सर मैग्नीशियम बड़ा है एल्यूमिनियम से, बट कैल्शियम बहुत बड़ा है गैलियम से। समझ में आया होगा चीज, क्योंकि यहां पर D10 नहीं आया, बट ये D10 के कारण अचानक छोटा हो गया। तो आपको यह बात बड़े अच्छे से समझ में आई होगी, ये बात आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी, D10 के कारण कैसा हुआ होगा। ठीक है, तो बहुत आपको क्लियर और अच्छे तरीके का यहां पर हमने चीज सिखाया है कि फोर्थ पीरियड ओवरऑल साइज ठीक है। जनरल स्टूडेंट उतना नहीं सोचता, जनरल स्टूडेंट सोचता अरे यार राइट तो घटा ही ना, क्या उतना दिमाग लगाना, लेकिन नहीं, आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं और कंपटीशन में ये नहीं पूछता है कि राइट घटा कि बढ़ा, ये सब +2 में पूछते हैं, पूछे जाते हैं, बोर्ड में ये सब क्वेश्चन आते हैं कि राइट साइड बढ़ा कि घटा। जब आप कंपटीशन में होते हैं किसी अच्छे बड़े कंपटीशन, तो वो लॉजिक आपसे पूछता है, रीजन आपसे पूछता है कि आपने क्या लगाया है, वो आपके तर्क करने की शक्ति देखना चाहता है। तो आप जब 2A से 3A पर जा रहे थे तो साइज घट रहा था जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण। तो नॉर्मली बेरिलियम से बोरॉन, ये भी 0.8, ये भी 0.8 के अराउंड। मेरी बात को सुनिएगा, 2A से 3A में ये 1.4, वो 1.2,
तो वैसा नहीं गिर रहा है, बट यहां पे 1.8 1.2 कैल्शियम 1.8 होता है, 1.9 ही बोलो, ऑलमोस्ट 1.9 होता है, 1.8 समथिंग। तो 1.9 1.2 मतलब बहुत बड़ा फॉल किया। क्यों क्यों किया बेटा? क्योंकि गैलियम के पास अचानक D10 आया। अचानक क्यों आया? क्योंकि इन दोनों के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स भरे गए हैं, D1 से D10 पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग की गई। ठीक है, तो इसीलिए गैलियम एबनॉर्मली छोटा हो गया। हम जितना बड़ा उसको समझ रहे थे उससे वो छोटा निकला। तो हर जगह लॉजिक है, लॉजिक से पूरा का पूरा भरा हुआ। इसलिए आपको देखना पड़ेगा, ये पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग बड़ा खतरनाक एरिया है, इसमें बहुत दिमाग लगता है। पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग कभी भी बोले तो ऐसे ही समझा करो, नहीं ढक पाया तो न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ गया, तो बढ़ गया तो खींच लिया गया, मतलब अचानक आउटर मोस्ट ऑर्बिट थोड़ा क्लोज हो गया जब भी पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग आई है। लेकिन उसको यह भी देखना है कि ये जो पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग है वो कहां पर है, मुहाने पर है कि काफी अंदर है। मुहाने पर मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के करीब है वो कि काफी अंदर है। वो इफेक्टिव तब होगा, पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग असरदार तब होगा, कॉन्ट्रैक्शन वहां पर जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन तब होगा जब ये पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पास हो, इर्द गिर्द हो। अब बहुत अंदर होगा ना तब असरदार नहीं होगा। अच्छा सोचना, ऐसे सोचना, बनियान हम लोग पहनते हैं, वेस्ट पहनते हैं हम लोग, गंजी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अपन बनियान पहनते तो कभी कभी अपने पास फटी हुई भी बनियान होती है, हम लोग पहन लेते हैं। लेकिन जरा सोचो, वो फटी हुई बनियान, पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग, वो असरदार कब होता है? वो फटी हुई बनियान असरदार मतलब उसका इफेक्ट, फटी हुई बनियान दिख कब जाएगी, उसका असर बाहर कब वहां से हवा क्रॉस कर जाएगा? जब आप उसके ऊपर कोई पतली सी कमीज डाले हुए हैं गर्मी महीने में, तो उसका असर अच्छा होगा। क्या होगा अच्छा असर? कि एयर पास कर जाएगा। लेकिन वही आप वही फटी हुई बनियान विंटर टाइम में पहनते हैं तो ऊपर से आप लेयर पर लेयर लेयर पर, एक तो नहाते नहीं हो, कई महीने हो जाते हैं नहाए हुए, तो वो जो ऊपर से जो है गंदगी भी बॉडी पे आती है। निर्लज बेशरम बेहया सब कहीं के। एनीवेज, इसको बोल रहे हैं हम भी। तो वो जो आप बहुत अंदर पहने तो उसके ऊपर आप कुछ और इनरवियर डालते हैं, फिर आप एक और शर्ट डाल लिए, इनर डाल लिए, शर्ट डाल लिए, स्वेटर डाले, फिर जैकेट डाले, तो आप समझिए उस D10 पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग फटी हुई बनियान को आपने इतना अंदर कर दिया कि उसका असर लगभग खत्म हो गया। मेरी बात को सुनिएगा, सिर्फ यही नहीं है कि D10 तो शिल्डिंग कमजोर, तो शिल्डिंग कमजोर तो कॉन्ट्रैक्शन और खींच लिया, यही नहीं है, वो भी देखना है दोस्त साथ में कि वो कितना अंदर है या बाहर है। वो इफेक्टिव कब होगा, उसका असर कब आएगा खुल के पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग का? जब वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के करीब हो। जैसे जैसे इसका चौथा ऑर्बिट है आउटर मोस्ट, किसका? गैलियम का, 4.1 और 3D10 जस्ट पीछे, इसीलिए असरदार हुआ। समझे बात को? 4P1 जस्ट 3D10 पीछे है थोड़ा, तो इसीलिए वो असरदार हो गया। बट वही बहुत अंदर होता तो इतना असरदार नहीं होता। हम करके आपको दिखाते हैं तब और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें उलझना भी है फिर सुलझाना भी। तो आप पहले पेज को कैप्चर करें, स्क्रीनशॉट ले, हम लोग अगले पेज में आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो एसपी ब्लॉक के पीरियड ट्रेंड के बाद एसपी ब्लॉक के ग्रुप ट्रेंड्स में चलते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम लोग एप्लीकेशन को वास्ट करेंगे। SN P ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप ट्रेंड, अच्छे ना बेटा, आ जाओ। 1A ठीक से देखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम तक नहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल एलिमेंट। 2A बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। अब यहां से शुरू होता है अपना डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक में स्कैंडियम से जिंक का सफर, 3D1 से 3D10 पर। तो ऐसे करने पर आपकी शिल्डिंग कमजोर हो गई।
आराम से देखोगे पुअरिंग ऑफ शील्डिंग, शील्डिंग लगातार पुअर हो रही है। तो और कैल्शियम में तो है नहीं डी, पोटेशियम में भी डी नहीं है। तो जब आप 3A ग्रुप ला रहे हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, तो इसके पास अब डी में इलेक्ट्रॉन आ गया, नहीं आ गया जी? 310 4s2 4p1 ये आ गया, इससे पुअरिंग ऑफ शील्डिंग आ गई। और ये बहुत अंदर भी नहीं है, आउटर मोस्ट के करीब ही है। ध्यान से देखेंगे, पुअरिंग ऑफ शील्डिंग, ये बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट्स कॉन्ट्रैक्शन इन साइज, साइज में सिकुड़ाव। यही कारण है कि भले ही इसके पास 3 सेल है और एल्यूमिनियम गैलियम के पास 4 सेल है, बट उल्टा हो गया साइज। 1.26 एंगस्ट्रॉम कोवेलेंट रेडियस और 1.25 एंगस्ट्रॉम कोवेलेंट रेडियस। समझ गए होंगे आप क्यों ऐसा हुआ? पहला पी ब्लॉक एलिमेंट है जिसको डी का स्वाद चखना पड़ा, पुअरिंग ऑफ शील्डिंग जिसको झेलनी पड़ी, वो पहला। तो उम्मीद है अभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि कैसे हुआ। वहीं यहां पर मैग्नीशियम से कैल्शियम जाने पर कुछ नहीं होगा क्योंकि कैल्शियम में तो कोई डी है नहीं, पुअर। अब आ जाओ, फिर गैलियम के बाद इंडियम और इंडियम के बाद थैलियम। तो जब आप इस पीरियड में होंगे तो इट्रियम 4d1 से और कैडमियम 4d10 गया, फिर पुअरिंग ऑफ शील्डिंग गया। ध्यान से सुनते जाओ। और जब लैंथेनम पे गए 5d1 से मर्क्यूरी, इस बार करामत फिर कुछ और हुआ। क्या हुआ? इस बार लार्जली पुअरिंग ऑफ शील्डिंग, शील्डिंग और ज्यादा कमजोर हो गया। कैसे? कैसे? क्योंकि यहां पर सिर्फ 5d1 है, इसके पास 4f14 5d10 है। सिर्फ 5d10 नहीं है क्योंकि यहां बीच में बेटा यहां लैंथेनाइड्स भी तो था, लैंथेनाइड्स भी तो है जिसने कि f को 1 से 10 किया, 14 किया है। तो f14 भी है मर्क्यूरी में और d10 भी है। तो यहां पर सिर्फ d1 से d10 हुआ और यहां पर f से भी 14 हो गया और d से भी 10 हो गया। तो थैलियम की कहानी है 4f14। ध्यान से सुनोगे, थैलियम की कहानी क्या हो गई? 4f14 चौथा सेल, 5s2 5p6 5d10 और 6s2 6p1। जरा ध्यान दे, एक पुअरिंग ऑफ शील्डिंग यहां पे है जो काफी अंदर है पॉइंट, और एक यहां है, ये मुहाने पे है, इसलिए ये असर ज्यादा करेगा। बट यही समझ रहे हो ना, यही विंटर वाला जो एग्जांपल दिए, विंटर में जो फटी हुई बनियान आप बहुत अंदर पहन ली है, इसीलिए इसका जितना घातक असर होना चाहिए उतना घातक असर नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये काफी अंदर चला गया। 4f इतने पुअरिंग ऑफ शील्डिंग को अच्छे शील्डिंग वाला 5s भी ढकेगा, अच्छे शील्डिंग वाला 5p का 6 इलेक्ट्रॉन भी ढकेगा, अच्छे शील्डिंग वाला 6s का भी तो ढकेगा, इसीलिए ये उतना नुकसान नहीं कर पाएगा। हमने स्पष्ट बोला ये बेटा काफी अंदर है। वॉन्ट हार्म टू मच, बहुत ज्यादा ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि ये काफी अंदर है, लेकिन ये नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि ये मुंह पर है, मुहाने पर एकदम आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पास। तो एनीवेज आ जाइए, अच्छे से देखिए। अब कहानी को आपको हम समझा रहे हैं बढ़िया से। आप अगर इंडियम में चर्चा करें, बहुत बढ़िया चीज डिस्कस कर रहे हैं, एकदम नजरें जमाए रखिए वीडियो पर, थोड़ा देर के लिए भी वीडियो पर से नजर नहीं हटाना। अगर आप इंडियम की बात करें तो इंडियम 4d10 5s2 और 5p1 है, यहां भी पुअरिंग ऑफ शील्डिंग है। अब मेरी बातों को अच्छे से सुना जाए, ध्यान से देखिएगा।
अच्छे से। एल्यूमिनियम की साइज कितनी सर? 1.26। बोरॉन होता है 0.8। तो आपने देखा 0.8 से 1.2 सही है, अच्छा डिफरेंस हो रहा है यार, बढ़िया डिफरेंस हो रहा है, सेल चेंज हो रहा है, होना भी चाहिए, कहीं डी वगैरह की कोई चर्चा नहीं। और सेकंड पीरियड तो ऐसे भी एक्सट्रीमली स्मॉल है। अब आ जाइए, गैलियम 1.25, सेल बढ़ रहा है, साइज बड़े तौर पे बढ़ना चाहिए, लेकिन बड़ा नहीं होकर के उल्टा बराबर हो गया है करीब करीब, क्योंकि गैलियम के पास D10 है और वो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के क्लोज, इसलिए पुअरिंग ऑफ शील्डिंग जो है इसका इफेक्टिव है। आप लिख सकते हैं यहां इफेक्टिव पुअरिंग, अच्छा पुअरिंग ऑफ शील्डिंग है, इसीलिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। और ये चौथे सेल वाला एलिमेंट 3 सेल वाले एलिमेंट के साइज के बराबर का हो गया। अब आ जाओ, इंडियम में भी पुअरिंग ऑफ शील्डिंग है, तो क्या इंडियम का भी स्मॉल साइज होगा? मेरा क्या कहना है, क्या मेरा कहना है बेटा, इंडियम का भी क्या एबनॉर्मली स्मॉल साइज होगा या नहीं होगा? अचानक से छोटा साइज होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? इंडियम का नहीं होगा। क्या मजाक है सर? आपने बोला कि मुहाने पर है, एकदम आउटर मोस्ट ऑर्बिट के क्लोज है, तो होगा। यहां पर फिर सर क्यों नहीं होगा? यहां पर सर फिर क्यों नहीं होगा? मेरी बात को अच्छे सुनिएगा, पॉइंट क्या है जरा समझ। तेरा गैलियम में 4 सेल था, गैलियम में 4 सेल था, शील्डिंग पुअर हुई, तो इसका चौथा ऑर्बिट कॉन्ट्रैक्ट करके इसके तीसरे ऑर्बिट के आसपास पहुंचा। ऐसे रफली समझो, रफली समझा रहे हैं, मतलब चौथा वाला शिफ्ट करके तीसरे के आसपास पहुंचा। अब इसके पास 5 सेल था, वो शिफ्ट करके चौथे के आसपास पहुंचा, तो बेटा ये ऑलरेडी तीसरे पर पहुंच गया, ये चौथे पर पहुंच गया, तो गैप बड़ा ना गया रे। समझ में आया? यहां पे कोई पुअरिंग नहीं था, तो 3 सेल, ध्यान दे, ध्यान दे अच्छे से, अच्छे से देख, ये देख 1 2 3 सेल, हमने बोला 1 2 3 4 सेल, हमने बोला 1 2 3 4 5 सेल, लेकिन अब हमने बोला कि ये यहां पर नहीं है, इसमें जो शील्डिंग पुअर है नहीं ढक पाया, इसके कारण ये यहां पे शिफ्ट कर गया, इस जगह पे। अब इसमें 4D10 पुअरिंग ऑफ शील्डिंग है, तो ये भी शिफ्ट करेगा, तो ये यहां पे शिफ्ट करेगा यहां। तो अब देख रहे हो एक सेल का तो डिफरेंस है ना दोनों में रे। इन दोनों में देखो, ये शिफ्ट करके यहां आया, ये भी वही है, तो कहां है साइज में अंतर? जरा देखो तो, समझ में आया? ये एक्चुअली कहीं शिफ्ट नहीं किया, ये यहां शिफ्ट कर गया, तो इन दोनों में साइज में इसलिए अंतर नहीं हुआ, बट ये यहां शिफ्ट किया, ये यहां किया, तो अभी भी एक सेल का अंतर है, इसलिए अब नॉर्मली स्मॉल साइज नहीं बोलोगे इंडियम में। अब बातें समझ में आ गई होंगी यार। तू भी गरीब, हम भी गरीब, तो गरीब कहां हुए? दोनों के दोनों अमीर हो गए। पलड़ा बराबरी का है। गरीबी वर्ड कब आएगी? जब मैं गरीब तू अमीर, तो गरीबी वर्ड आएगी। तेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो गरीबी डिफाइन होगी ना। दोनों में से किसी के पास नहीं है, तो कैसे गरीबी डिफाइन होगी? भिखारी आपस में बात करते होंगे तो बोलते होंगे तू अमीर है मैं गरीब हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। समझिए चीजों को। तो इंडियम के पास D10 है, बट इसकी पुअरिंग ऑफ शील्डिंग ये उतनी इफेक्टिव नहीं है। रिलेटिव चेंज इन रेडिया में, मतलब एनियम से गैलियम में जितना आपको साइज में दिखा अंतर, गैलियम से इंडियम मस्त नॉर्मल चेंज होगा। अब आ जाओ इंडियम से थैलियम बात करता हूं आराम से, आ जाओ सर। अब थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं सर? इसमें सर 6 सेल, अब D10 5D10 और सर 4F14 भी, दो जगह सर पुअरिंग ऑफ शील्डिंग लगाया आपने। तो अब जो है ये एक सेल कूदता था, ये एक से ज्यादा कूदेगा, सब एक सेल शिफ्ट किया, एक से ज्यादा शिफ्ट करेगा, ऐसे समझ लो। नहीं समझ में आया? तो फिर ये यहां के आसपास आया,
फिर अंतर नहीं दिखा, इसी तरह हिसाब हुआ। जरा वैल्यू देख ले, 1.50 एंगस्ट्रॉम और 1.55 एंगस्ट्रॉम। 1.50 एंगस्ट्रॉम, 1.55 एंगस्ट्रॉम। जी तो करता था ये कि थैलियम इंडियम से छोटा हो जाए, ऐसा हो जाता तब तो मजा आ जाता। क्यों? क्योंकि थैलियम के पास F14 भी है, तब तो पक्का मजा आ जाता अगर थैलियम के पास इसका साइज इंडियम से छोटा होता। लेकिन हमने क्या बोला, सिर्फ ये नहीं देखना है कि F14 है, ये भी देखना है कि वो कितना अंदर है। सर ये बहुत खराब सील्डिंग है लेकिन बहुत अंदर है, फटी हुई बनियान के ऊपर हमने लेयर का लेयर डाल दिया है, इसलिए इसका असर सर नहीं दिखेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा ज्यादातर कि बनियान फटी हुई थी, वो हमने इतने अंदर पहन रखा, इसीलिए ये उतना छोटा नहीं हुआ। अदरवाइज इतना अगर ढकने वाला नहीं रहता ना तो थैलियम भी बराबर हो गया रहता इंडियम के, थैलियम भी बराबर हो गया रहता इंडियम के। समझिए मेरी बात को, अभी ये मामूली बड़ा है, बराबर ही है दोस्त, बराबर ही है, मामूली बड़ा है। तो सोचो सोचो सोचो, एक मिनट, बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से। ये यहां से अगर इसको तुलना करें तो इसमें F14 D10 6s2 तक जाएगा, P नहीं होगा। अचानक ना P आया रे, तो P की सील्डिंग अच्छी की खराब? अच्छी। ये P अगर यहां गायब हो जाएगा तो मर्क्यूरी में थोड़ा पुअरिंग ज्यादा फील होगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा अच्छी सील्डिंग वाली इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रहेगी, इसीलिए मर्क्यूरी और कैडमियम बराबर। जैसे एल्यूमिनियम गैलियम, मर्क्यूरी और कैडमियम बराबर, लेकिन इंडियम और थैलियम बराबर नहीं, करीब करीब बराबर, थैलियम थोड़ा ज्यादा। तो क्यों ऐसा हुआ कि कैडमियम मर्क्यूरी बराबर? क्योंकि इसका F14 और D10 दोनों असर किया, पोरिंग ऑफ सील्डिंग, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो बराबर आया। बट इंडियम से क्यों बड़ा रह गया थैलियम? थोड़ा ही सही, क्योंकि एक एक्स्ट्रा P इलेक्ट्रॉन है और P की सील्डिंग अच्छी होती है, पुअर शील्डिंग नहीं होती है। मेरी बात को समझिएगा। तो बड़ा ये काम का चीज, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है इसको, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप डाउट्स भी पूछिए, पूछने की आपको हम आजादी भी दे रहे हैं, बट मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने नजरें जमाई होंगी तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। लेकिन आपको अगर दोबारा इस चीज को समझना है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से एक लेक्चर ये कंप्लीट पढ़ करके फिर दोबारा से उसको पढ़ना होगा। मेरे से आप उम्मीद कीजिएगा कि सर एक बार और गला फाड़ करके पूरा फिर से समझाएं, तो मुश्किल तो है, इसीलिए हमने काफी आराम से नूनू रे, बउआ रे, बबुआ रे, है, हम लोग आराम से, बहुत आराम से पेशेंटली आपको डील किए हैं। तो अब मेरे से प्लीज भाई साहब उम्मीद मत कीजिएगा माताओं एवं बहनों कि मैं दोबारा बकूं, तो आप दोबारा से वीडियो को देख करके ये कर लेंगे तो हो जाएगा। आप फिलहाल मेरे को ये बताइए, आपको सब अच्छे से समझ में आया या नहीं, बढ़िया से सब आपका क्लियर हुआ या नहीं, ये आपके जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं प्लीज। तो थर्ड पेज में हम लोग अब वहां से एप्लीकेशन को और अच्छे से इलैबोरेट करें, उन चीजों को जरा देखा जाए, ठीक से देखोगे। नाउ हमने बोला कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, हमने बोला कि साइज इंक्रीज किया, डबल एरो अच्छे से, साइज ऑलमोस्ट सेम है, कांस्टेंट है। क्यों? तो इसके पास 3D10 है, इसके पास 4D10 है, बट फिर भी साइज इंक्रीज किया अच्छे से। क्यों? क्योंकि दोनों के पास D10 है तो दोनों पोरिंग ऑफ शील्डिंग है, तो इसके पास अगर 4 सेल है तो इसके पास 5 सेल है, तो सेल डिसाइड करेगा, क्योंकि शील्डिंग तो दोनों की कमजोर है, तो शील्डिंग डिसाइड ही नहीं करेगा। यहां पे क्यों शील्डिंग डिसाइड किया? इसके पास पोरिंग नहीं था, इसके पास पोरिंग था, इसलिए शील्डिंग से ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के इसके बराबर आ गया। लेकिन यहां पर शील्डिंग क्यों नहीं डिसाइड करेगा? दोनों के पास D10 है तो साइज अच्छे से बढ़ जाएगा सेल की वजह से। अब फिर यहां पर आकर के साइज इंक्रीजेज इनसिग्निफिकेंटली। इनसिग्निफिकेंट बेटा किसको बोलते हैं? जिसका महत्व नहीं हो,
किसको बोलते हैं? जिसका महत्व नहीं हो, महत्वहीन, माइनर चेंज। क्यों? क्योंकि इसके पास भले ही D10 था लेकिन इसके पास F14 भी थोड़ा आ गया। भले ही वो अंदर है, बट वो ये अंदर है लेकिन ये है तो कम से कम, इसीलिए मामूली साइज में बदलाव आया। और बोरॉन की साइज से इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा आर मतलब साइज में अंतर, डेल्टा आर साइज में अंतर। बोरॉन, ध्यान से देखोगे, बोरॉन एल्यूमिनियम का जो अंतर है ये बड़ा है एल्यूमिनियम गैलियम से, क्योंकि गैलियम में पुअरिंग हो गई। फिर इससे बड़ा हो गया गैलियम इंडियम, और फिर गैलियम इंडियम बड़ा हो गया इंडियम थैलियम से। समझ में आया होगा आपको ये चीज? ठीक है, उसी चीज को हमने सजा के लिखा। अब आ जाइए, ये ग्रुप 3A है। अगर आप ग्रुप 4A पर आ जाए तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, सबके बगल बगल में लिखा। इस बार ध्यान से देखो, यहां पर क्या था हिसाब कि एल्यूमिनियम, यहां पर ध्यान देखो हिसाब क्या था। अब मेरा सवाल इसी तरीके से यहां का है कि यहां क्या होगा। तो यहां पर क्या हुआ था? यहां हुआ कि एल्यूमिनियम बड़ा है बट करीब करीब बराबर है, और इसके पास अब एक एडिशनल p इलेक्ट्रॉन है, एक एडिशनल 4p इलेक्ट्रॉन है, और 4p इलेक्ट्रॉन पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग को ढक देता है, जैसे फटी हुई बनियान के ऊपर एक पतला सा ही लेयर सही मान लो। एन एडिशनल 4p इलेक्ट्रॉन हील्स, हील करना समझते हैं, घाव को भरना, हील करना, घाव को भरना, किसी तकलीफ को कम करना, दुख को कम करना। एन एडिशनल 4p इलेक्ट्रॉन हील्स द इफेक्ट ऑफ pouring of shielding, pouring of shielding a little bit। ध्यान से थोड़ा सा ही सही, लेकिन pouring of shielding के असर को ये थोड़ा हील कर देगा, क्योंकि इसके पास अब 4p2 हो गया, यहां 4p1 था, 4p2, इसलिए कुल मिला के यहां पर साइज काफी बढ़ेगा, यहां पर काफी नहीं बढ़ेगा लेकिन साइज बढ़ेगा। फिर यहां से यहां वही हिसाब, क्या दोनों के पास D10, तो फिर साइज काफी बढ़ेगा, अब फिर F14 काफी नहीं बढ़ेगा बट बढ़ेगा। आपको अब समझ में आ गया होगा। मतलब इस ग्रुप में अगर हम डिफरेंस को लेकर के चले, अगेन किस चीज को लेकर चले? डेल्टा आर। तो डेल्टा आर एक बार फिर से कार्बन सिलिकॉन के बीच का जो अंतर होगा ये अभी भी बड़ा होगा, किससे? सिलिकॉन जर्मेनियम से, क्योंकि जर्मेनियम में D10 है, और जर्मेनियम टीन का अंतर इससे बड़ा हो जाएगा, और टीन लेड का अंतर इससे छोटा हो जाएगा। अब आपको यह समझ में आ गया होगा। देखो कितने अच्छे से समझाया। कुल मिला के साइज नीचे बढ़ गया, कभी अच्छे खासे डिफरेंस से बढ़ा, तो कभी कम डिफरेंस से बढ़ा, तो कभी फिर अच्छे खासे डिफरेंस से बढ़ा, तो कभी फिर कम डिफरेंस से बढ़ा, लेकिन साइज तो बढ़ गया। तो देखो, बोर्ड की तैयारी करने वाला तो सीधा याद रखता है ना कि नीचे बढ़ गया, वो याद रख लेता है। ग्रुप में डाउन द ग्रुप बढ़ता है, एक एक्सेप्शन गैलियम एल्यूमिनियम से छोटा है, लेकिन वो इस बात को कहां सोच पा रहा है भाई साहब कि सिर्फ ग्रुप में साइज बढ़ना ही बड़ी बात नहीं है, कभी तेजी से बढ़ना, कभी स्लो बढ़ना भी बड़ी बात है। और ये आप तभी समझ पाएंगे जब आपको पुअरिंग ऑफ शील्डिंग नाम के हथियार को अच्छे से इस्तेमाल करना आए। सिंग से खेलना आपके पास जो रिवॉल्वर है उससे खेलने के समान है। उसमें गोली लोड करने आनी चाहिए, फायर कहां पे करना है यह मालूम होना चाहिए, कितनी दूर से करे कि असर हो यह मालूम होना चाहिए, और बंदुकवा का जो छेदवा है उधर ताने का बा कि इधर ताने का बा, एक आइडिया पूरा का पूरा रहना चाहिए बबुआ। समझ रहे होगे? उधर तानने के बजाय इधर तान दिए तो ले लोटा। शील्डिंग, पुअरिंग ऑफ शील्डिंग से खेलना उसी तरीके से है, बड़ा खतरनाक है। आप खेलिए मत अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं वो अंदर है कि बाहर है,
तब आप आम बात कीजिए, आम भाषा में जैसे लोग करते हैं, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा एल्युमिनियम गैलियम छोड़ के। लेकिन मजा तब है जब हम खतरों से खेल रहे हैं, यहां पर डिफरेंस बड़ा, डिफरेंस छोटा, डिफरेंस बड़ा, डिफरेंस छोटा, डिफरेंस बड़ा, डिफरेंस छोटा, डिफरेंस बड़ा, डिफरेंस छोटा। बड़ा मजेदार है ये चीज। अब धीरे धीरे जब आप 5A ग्रुप में जाएं, 6A ग्रुप में जाएं, 7A ग्रुप में जाएं, तो अब धीरे धीरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, अब धीरे धीरे साइज ठीक ठाक वैल्यू से बढ़ेगा, इंक्रीजेज, क्योंकि लगातार पी इलेक्ट्रॉन बढ़ते बढ़ते पोरिंग ऑफ शील्डिंग का असर भी न्यूट्रल होते जाएगा। P1 से P5 पर पहुंच गए, समझ रहे हो ना? तो एडिशनल P इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टेड डिक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। समझ रहे होंगे आप, वो जो सिकुड़ने वाला इफेक्ट है उसको धीरे धीरे कम होते चले जाएगा। क्यों? क्योंकि P इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है जिसकी शील्डिंग अच्छी होती है। अब जैसे देखो ना, 0.72 एंगस्ट्रॉम, जरा ध्यान दो, 0.99 एंगस्ट्रॉम, मान लो 0.2 से बढ़ा 1.15 एंगस्ट्रॉम, देख रहे हो? इसके पास D10 है भाई साहब, लेकिन देख रहे हो साइज में डिफरेंस अच्छे खासे हुए ना। और वहीं यहां पे पलट गया, यहां बड़ा हुआ लेकिन मामूली, यहां बड़ा हुआ और ठीक ठाक वैल्यू से। हां, इतना बड़ा चेंज नहीं आया बट अच्छे वैल्यू से चेंज आया। 0.15 एंगस्ट्रॉम 0.16 एंगस्ट्रॉम से चेंज आया 1.35। 0.2 से अभी भी देखो बड़ा चेंज है, यहां पर 0.15 का चेंज या 16 का, यहां अभी भी 0.2 का चेंज, क्योंकि पोरिंग तो सेल डिसाइड किया। तो मेरी बातों को आप समझे अब अच्छे से कि सारे ग्रुप में डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा था sp ब्लॉक में, लेकिन बट 3A ग्रुप में एक एल्यूमिनियम गैलियम में गैलियम ने पलटी मारा है। और आपने यह भी सीखा कि जो सबसे निचला पीरियड वाला मेंबर है उसका साइज अचानक ज्यादा बड़ा नहीं है, F14 से के वजह से उसका भी साइज थोड़ा छोटा हुआ। अगली बात, मेरी बात को अच्छे से सुनिए। अब S ब्लॉक में जब हम बात कर रहे हैं, किस ब्लॉक की? S ब्लॉक। तो S ब्लॉक के पास चौथे पीरियड में यहां पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद ही ना जी स्कैंडियम से ट्रैवल होते होते जिंक होते हुए तब गैलियम आया। तो आपने क्या S ब्लॉक में पोटेशियम में D10 था आपके? नहीं था, तो कोई पोरिंग ऑफ शील्डिंग नहीं है। बट पोटेशियम के नीचे रबिडियम में D10 है, 3D10 है, लेकिन क्या हम उसके पोरिंग ऑफ शील्डिंग को लें? नहीं लेंगे। जब ब्रोमाइन में हम लोग इग्नोर कर रहे हैं करीब करीब, तो ब्रोमाइन 35, क्रिप्टॉन 36, रबिडियम 37, सोचो कितना अंदर हो गया। 3D10 के बाद 4s2, 4p6, तब 5s1। तो अच्छी शील्डिंग वाली 4s की 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छी शील्डिंग वाली 4p की 6 इलेक्ट्रॉन, तब 5s आ रहा है। तो वो इतना पोरिंग ऑफ शील्डिंग को कवर कर लिया कि करीब करीब उसका असर खत्म हो गया। तो जब भी आप S ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो भले ही उन एलिमेंट्स के पास D10 हो, F14 हो, बस उस इफेक्ट को करीब करीब नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं करीब करीब नेग्लेक्ट बेटा? क्योंकि उसके D10 काफी अंदर होते हैं, उसके बाहर अच्छे शील्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स की भरमार होती है, जो उसके पोरिंग ऑफ शील्डिंग के इफेक्ट को हील कर देता है। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसीलिए हमने वहां पे पोरिंग ऑफ शील्डिंग जिक्र नहीं किया और आपको आगे करना भी नहीं है। लेकिन वो जो बोलते हैं इतू सा, जो बोलते हैं इतना सा असर, वो तो दिख जाएगा। वो तो हमने दिखाया भी अभी कि क्यों, कैसे आर्गन बहुत बड़ा सोडियम से वैंडरवाल, नियॉन बहुत बड़ा लिथियम से वैंडरवाल, क्रिप्टॉन बहुत बड़ा नहीं पोटेशियम से। क्यों? क्योंकि क्रिप्टॉन में श्रिंकिंग हुआ D10 से और पोटेशियम में श्रिंकिंग नहीं थी। मेरी बात को समझे मैंने क्या बोला? तो क्रिप्टॉन बहुत बड़ा नहीं है पोटेशियम से, बट आर्गन बहुत बड़ा है सोडियम से।
तो ऐसे बैलेंस करने के लिए चीजों को आना चाहिए, तब जाकर के आप उसमें मास्टर होते हैं। और सील्डिंग आपको अच्छे से आता है ना, तो फिर इनऑर्गेनिक को आप नचा सकते हैं, बट सील्डिंग आपको बैलेंस करने आना चाहिए। तो उम्मीद है आपने इस पेज को जम के एंजॉय किया होगा। आपको कैसा लगा, समझ में आया, बढ़िया लगा, नहीं लगा? हमारे वीडियोस में आप जिस भी माध्यम से हमसे हैं, आप बताइए, तुरंत बताइए, मैं इंतजार करता हूं, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले, ठीक है? तो अब हम लोग इस पेज में पहले इस चीज को लिख ले रहे हैं, फोर्थ पेज में, कि एस ब्लॉक में इस तरीके से पुअरिंग ऑफ सील्डिंग का ज्यादा असर हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है? उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, करीब 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 करीब, थोड़ा बहुत तो असर होता ही है, बट नेग्लेक्ट करते हैं। Thus, effect of pouring of shielding is almost neglected across, almost मतलब करीब करीब, ऐसा नहीं है कि 100%, क्योंकि आप 11th 12th के स्टूडेंट हैं, उस लेवल के कंपटीशन में बात कर रहे हैं, इसलिए आपको जनरलाइजेशन में ही चलना। एग्जैक्ट बात करेंगे तब तो बाल का खाल निकाल लेंगे हम लोग। समझ ही रहे हो कि आखिर कहीं ना कहीं तो असर है ना कुछ तो होगा ना जी, अब जो माइनर ही हो लेकिन होगा। इज ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड अक्रॉस एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक से देखोगे तो चलो, हम लोगों ने इस तरह से एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का 11th का पार्ट मोस्टली ये था, जिसमें हम लोगों ने पीरियड में पहले डिस्कस किया कि राइट साइड जाने पे साइज डिक्रीज करता है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और लास्ट वाला एलिमेंट वेंडरवॉल रेडियस के कारण सबसे बड़ा होता है। फिर हम लोगों ने उसके नीचे ग्रुप में डिस्कस किया। ग्रुप में थोड़ा सा टेंशन था, हर जगह इन जनरल बात करें तो डाउन द ग्रुप बढ़ता है, बट एल्यूमिनियम बड़ा है थोड़ा और करीब करीब बराबर है गैलियम से। लेकिन क्लोजली ऑब्जर्व करें तो बोरोन एल्यूमिनियम में जितना बड़ा चेंज होता है, एल्यूमिनियम गैलियम उतना बड़ा चेंज नहीं है। फिर गैलियम इंडियम में बड़ा चेंज है, और इंडियम थैलियम में फिर काफी छोटा चेंज है, बट थैलियम फिर भी इंडियम से मामूली ही सही लेकिन बड़ा होता है। ठीक है, और हम लोगों ने इस तरीके से सारी चीज को किया कि धीरे धीरे पोरिंग ऑफ शिल्डिंग का असर लास्ट होते होते खत्म होने लगता, कम होने लगता, क्योंकि पी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है जो कि पोरिंग ऑफ शिल्डिंग के इफेक्ट को हील कर देता है, उसको ढक देता है। और फिर फाइनली जब पीरियड खत्म होता है, एस ब्लॉक शुरू होता है अगले पीरियड में, तो वो D10 अब बहुत अंदर चले जाता है, इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग पोरिंग ऑफ शिल्डिंग के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं। यही सार था यहां तक। हम लोग 11th 12th की ऑलमोस्ट बातें कर रहे थे, 11th की। अब आते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, 12th वाले एरिया। आ जाओ, ट्वेल्थ वाले एरिया में ट्रांजिशन मेटल्स एंड एटॉमिक रेडिया है। अब देख बेटा, एटॉमिक रेडिया है। अब फिर से हम पहले ग्रुप ट्रेंड लेते हैं, ग्रुप ट्रेंड ले रहे हैं, फिर पीरियड ट्रेंड भी ले लेंगे। आ जाओ, ट्रांजिशन एलिमेंट में हम लोग सीरीज ऐसे लगाते हैं, 3D सीरीज अच्छे से देखोगे। इसके बाद हम लोग लगाते हैं 4D सीरीज, और फिर लगाते हैं 5D सीरीज। 3 सीरीज बोलते हैं। 6D सीरीज मतलब 6D सीरीज 7वां पीरियड हो गया, जिसको हम लोग सामान्य तौर पे इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं, और उसको हम लोग अपने सिलेबस में काउंट नहीं करते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D 1 to 10 है, और बाहर के सेल में 4s2। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 4D 1 to 10 है, बाहर के सेल में 5s2। बट इसके कॉन्फ़िगरेशन में है, ध्यान से, 4f14 5D 1 to 10 और बाहर के सेल में 6s2। ध्यान से देखोगे। अब समझिए, यहां भी पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग, यहां भी पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग, तो फैसला सेल करेगा। एक तरह शिल्डिंग है तो साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, देयरफॉर साइज इंक्रीज करेगा अच्छे वैल्यू से। साइज इंक्रीजेस इफेक्टिवली अच्छे वैल्यू से, क्योंकि दोनों में पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग है, तो सेल फैसला करेगा। अब अगर हम यहां पे आ जाए, यहां पर अब एक्स्ट्रा पुअरिंग है, आप समझ पा रहे हैं? तो अब बोलेंगे आप ध्यान से,
इसके वजह से तो बड़ा होना चाहिए क्योंकि दोनों में पुअरिंग है, बट एक्स्ट्रा पुअरिंग है, तो आप बोलेंगे कि ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज, ध्यान से, इंक्रीजेज एटॉमिक रेडिया वो बढ़ा रहा है, बट ड्यू टू 4F14 पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग के पुअर होने से जो इस सीरीज के मेंबर्स है, मेंबर्स ऑफ 5D सीरीज, आराम से देखोगे, मेंबर्स ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट्स सफर फ्रॉम एबनॉर्मल ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। अच्छे से देखना बेटा, एबनॉर्मल ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। सर क्या बोला आपने, एक बार फिर से डिस्कस कर लो। हमने तो वैसे क्लियर लिख दिया, फिर भी मैं एक बार बोल दे रहा हूं। हमने बोला कि ये डी वाला अब नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो दोनों के पास है, बट इस पीरियड के मेंबर्स के पास 4F14 एक्स्ट्रा पुअरिंग है, तो इसके कारण तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो हमने वही लिखा ना कि ड्यू टू 4F14 पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग मेंबर्स ऑफ 5D सीरीज, इस सीरीज का जो मेंबर है वो सफर करेंगे, पीड़ित होंगे एबनॉर्मल ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन से। तो ये साइज को बढ़ाया, ये कॉन्ट्रैक्शन घटाया, तो कुल मिला के इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम हो गया। देयरफॉर ऑलमोस्ट सेम साइज। ऑलमोस्ट मतलब करीब करीब की बात करते हैं। बाकी आप जानते हैं 1-to-1 इनऑर्गेनिक में डील करना चाहिए एग्जाम्पल को, नहीं क्योंकि किस एग्जाम्पल में क्या आ जाए कब आ जाए पता नहीं। तो चलिए हमने लिख दिया। अब ये हमारा थियोरेटिकल पार्ट था, अब इसको अपन एप्लीकेशन में लाते हैं। जैसे ठीक से, टिटेनियम से बड़ा जिरकोनियम करीब करीब बराबर हॉफनियम, आयरन से बड़ा रुदेनियम करीब करीब बड़ा बराबर ऑस्मियम। समझ पा रहे होंगे आप, ध्यान से देखोगे। कॉपर से बड़ा सिल्वर करीब करीब बराबर गोल्ड। इस तरह से आप एग्जाम्पल लेते चले जाएंगे। वैनेडियम से बड़ा नियोबियम करीब करीब बराबर टेंटेलम। लेकिन बट एक बात को आप जाने अच्छे से, ठीक से, क्या स्कैंडियम से बड़ा इट्रियम करीब करीब बराबर लैंथेनम? नहीं। क्यों बेटा? लैंथेनम के पास 4F0 होता है, याद कर। उसके बाद लैंथेनाइड शुरू होता है, 6s2 4F0 5D1। इसीलिए इसमें नो पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग, कोई पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग वाला फैक्टर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा 3B ग्रुप में रे? स्कैंडियम से बड़ा इट्रियम और इट्रियम से बड़ा लैंथेनम, अच्छे वैल्यू से। और 3B ग्रुप के पास डी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते भी नहीं है, इसलिए 3B ग्रुप में कभी पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग मत कंसीडर करना आगे से। 3B ग्रुप का पीरियोडिक ट्रेंड कोई भी चीज का एस ब्लॉक की तरह होता है, एस ब्लॉक के जस्ट बाद है, और इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, सिंगल D1 है। तो कोई एक्सेसिव, अत्यधिक, नो एक्सेसिव पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग, बहुत ज्यादा इसके पास पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग नहीं होता है। समझ रहे ना? ऑलमोस्ट बिहेव्स एज एस ब्लॉक, करीब करीब ये है एस ब्लॉक की तरह। कौन? 3B ग्रुप का एलिमेंट। एस ब्लॉक में जैसे सब चीज नॉर्मल होता है, वैसे इसमें भी सब चीज नॉर्मल होता है। जैसे जैसे पीछे मैं आपको पढ़ाया, अभी रिकॉल करवाते हैं। ट्रांजिशन मेटल में एमपीबीपी डाउन द ग्रुप होता था, याद करो। बट एसपी ब्लॉक में एमपीबीपी अप होता था। 3B ग्रुप का एग्जांपल जान के छोड़ दिया था। हमने अब बोला कि 3B ग्रुप में पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग कंसीडर नहीं करो। अरे एक ही तो D1 है, अभी नया नया गरीब होना शुरू हुआ है ये, इसलिए इसको गरीब नहीं बोलेंगे, अभी भी अमीर की कैटेगरी में रखेंगे। तो इसको पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग वाला ग्रुप हम लोग कंसीडर नहीं करें।
मतलब क्या है, इसका प्रॉपर्टी हमेशा एस ब्लॉक की तरह रखे। मतलब क्या है, डी ब्लॉक में एमपीवीपी डाउन द ग्रुप जा रहा था और एस ब्लॉक में ऊपर की तरफ जा रहा था, तो 3B ग्रुप में भी ऊपर जाएगा, डाउन नहीं जाएगा। एस ब्लॉक में रेगुलर साइज डाउन जा रहा था, डी ब्लॉक में साइज 3D से 4D जाने पर बढ़ा और 4D 5D में बराबर हो गया, 3B ग्रुप में भी रेगुलर बड़ा हो जाएगा एस ब्लॉक की तरह। समझ में आया होगी चीजें? तो आपने एंजॉय किया होगा किस तरीके से हमने इसको भी डील किया, और आगे से सतर्क रहेंगे कि 3B ग्रुप में पुअरिंग ऑफ सील्डिंग नहीं लेंगे, इसको एस ब्लॉक की तरह बिहेव करवाएंगे हम लोग। क्या आपका ये सब चीज क्लियर हुआ? अच्छे से बढ़िया से बताइए मेरे को, फिर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अब हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स पीरियड में आते हैं, ठीक है, ग्रुप डिस्कस करने के बाद। अजय, ट्रांजिशन मेटल्स इन पीरियड। ठीक है, अभी बेटा आपने लिया था ग्रुप में, अब लेते हैं हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स को पीरियड में। अच्छे से देखें, आ जाइए। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 3D14S2, 3D24S2, 3D34S2, 3D54S1, 3D54S2, 3D64S2, 3D74S2, 3D84S2। अच्छे से देखना, 3D10 बढ़िया से देखना रे, 4S1 और 3D10 4S2। ठीक से। तो डेफिनेटली वंस अगेन जो साइज का ट्रेंड होगा, दैट इज नॉट ड्रिवन ड्यू टू डिफरेंस इन देयर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, बिकॉज दे ऑल हैविंग 4 ऑर्बिट्स। तो ऑर्बिट तो डिसाइड करेगा नहीं कि भाई कितना साइज किसका बड़ा होगा छोटा होगा, तो कौन डिसाइड करेगा? पुअरिंग ऑफ सील्डिंग। ठीक है, क्योंकि जेड इफेक्टिव तो हमने चौथे पीरियड के लिए ऐसे भी नहीं पढ़ा है, हमने सेकंड और थर्ड पीरियड के लिए पढ़ा है, और वो भी एसपी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक के लिए तो बिल्कुल हमने जेड इफेक्टिव नहीं लगाया है अभी। डी ब्लॉक में जेड इफेक्टिव निकालना मुश्किल है, इसीलिए हम लोगों को सिलेबस में डाल दिया गया है पुअरिंग ऑफ सील्डिंग से डील करो। तो पुअरिंग ऑफ सील्डिंग को बेटा देख, तो सामान्य तौर पे दिख रहा है कि सर D1 से D2 से होते होते धीरे धीरे सर D10 हो रहा है। ठीक से देख, तो मैं बोल रहा हूं कि आप जिंक को छोड़ के कॉपर तक ही पहले डिस्कस कर लो। पुअरिंग साइज फंक्शन नहीं है n का, बट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। आराम से देखना बेटा, इंक्रीजेज। इससे एक्सटेंट ऑफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, ऑर्बिटल के सिकुड़ने की जो मात्रा होगी वो धीरे धीरे बढ़ेगी, मतलब साइज डिक्रीजेज। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा चीज समझाने जा रहा हूं। साइज डिक्रीज करेगा, हाँ सर समझ में आया। सर एक काम करो ना, आप वैल्यू लिखते हो, इस बार भी सर कुछ वैल्यू लिखो तो। स्कैंडियम 1.44, आराम से देख दोस्त। टिटेनियम 1.32, देख मजा आ रहा है, साइज घट रहा है। वैनेडियम 1.22, सर सही बात कह रहे हैं, 1.4, 1.3, 1.2। क्रोमियम 1.17, सर बहुत बढ़िया, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1। मैग्नीज, आयरन 1 हो जाए, 0.9 हो जाए, 0.8 हो जाए, 0.7 हो जाए और 0.6 के आसपास हो जाए, सर मजा आ जाएगा। सर प्लीज लिख दीजिए।
1.19 एंगस्ट्रॉम। इसीलिए बार बार बोलते हैं दोस्त, पूरे इनऑर्गेनिक में एक ही थियरी है कि इसमें कोई थियरी है ही नहीं। एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल डील करना होगा आपको। हर एग्जाम्पल की अपनी अपनी कहानी है। और याद रखें, जंग, मोहब्बत और इनऑर्गेनिक में सब जायज है। कब आपको समझ रहे हैं, तो दोनों के लिए तैयार रहना होगा। तो आ जाइए अच्छे से देखिए, अब सर आखिर हुआ क्या। यहां से आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है इतनी दूर। आखिर क्या हुआ है यहां, क्या हुआ है, ध्यान से देखिए। इतनी दूर एक्चुअली अब पेयरिंग ऑफ एलिमेंट्स हुआ है, पेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। यहां से आयरन से लो, कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ध्यान से देख, कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्या मतलब है। अभी तक आपके ऑर्बिटल पेयर नहीं हो रहे थे। सर क्या क्या फैक्ट लगा रहे हैं। अरे बेटा, फैक्ट लगाएंगे तब तो सीखेगा, और जितनी चीजें सीखेगा उतना नया नया कंपाउंड, नया एलिमेंट, एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी, कंपाउंड का प्रॉपर्टी। सर क्या होगा ये सब करके। अरे तब तो कोरोना वायरस का दवा तू भी बनाएगा एक दिन। आगे कोई वायरस आए उससे पहले तू दवा बना लेगा। तो जानोगे केमिस्ट्री, तब तो केमिस्ट्री के कंपाउंड से खेलना सीखोगे। अभी तक कहीं पेयरिंग नहीं थी, बट आयरन के पास D6 है, D7 है, D8 है और D10 है। तो इन सब के पास पेयरिंग है। समझ गए होगे अब। सर पेयरिंग से क्या होगा, पेयरिंग से सर क्या होगा। पेयरिंग से दोस्त रिपल्सन होगा। पेयरिंग से यही होगा कि तेरे बेंच पे भले ही 5 स्टूडेंट के बैठने की क्षमता है, तुम्हारे बेंच पर भले ही 5 स्टूडेंट के बैठने की क्षमता है, हा? लेकिन तू जब अकेला बैठता है और क्लासरूम में किसी को एंटर करते देखते हो, तो मन में एक अजीब सी तनाव आती है। कमीना मेरे बेंच पे ना आके बैठ जाए, भगवान 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 पीछे जाए, क्योंकि मेरा बस्ता, मेरा बैग, मेरा झोला, मेरा किताब, जूता, छाता, मोजा, रेडियो, घड़ी, सब हम कहां रखे, सब तो बगल में ही छेक के रखते हैं। हा? यही रिपल्सन है, पेयरिंग रिपल्सन। जगह है, इलेक्ट्रॉन आ सकता है, बट आप नहीं चाहते हैं कि वो आए, हम अकेले रहें, क्योंकि वो दोनों सेम चार्ज के हैं तो रिपेल करेंगे आपस में। भले ही जगह है, एंटी स्पिन होकर रिपल्सन खत्म नहीं होता है, एंटी स्पिन होकर रिपल्सन मिनिमाइज होता। तो अभी तक कहीं रिपल्सन नहीं था, अब यहां कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स रिजल्ट्स, ये कारण बनता है, रिजल्ट्स इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन। और इस रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर जाना चाहते हैं, ऑर्बिटल का फैलाव करना। इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ जाएगा। तो कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स रिजल्ट्स इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कॉजेज एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन मतलब विस्तार, किस चीज का, ऑर्बिटल रीजन, ऑर्बिटल के क्षेत्र का विस्तार। पुअरिंग ऑफ शील्डिंग से ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, और कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल से, कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल से ऑर्बिटल का साइज, रेडियस, एरिया विस्तार हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो एक फैक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा और एक फैक्टर एक्सपेंड कर रहा, इसीलिए वैल्यू करीब करीब रुक गई। 1.17, 1.919 करीब करीब वैल्यू रुक गई, जबकि इधर रफ्तार में घट रहा था। सर ऐसा है तो आपने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के पीरियड में क्यों नहीं लिया, वहां भी तो हो रहा था। बेटा ऐसा है, हम छोटी छोटी बातों को कौन पकड़ता है कौन नहीं पकड़ता है, ये उनके सोचने पर, गिंजने मोथने जो हम लोग बोलते हैं उसको, गिंजन करना, जो उसको किसकी क्षमता कितनी है वो उस पर डिपेंड करता है। मेरी बातों को अच्छे से समझे, मेरी बातों को अच्छे से समझे।
क्या हर इंसान ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों को पकड़े? हम लोग बोलते हैं कि महिलाएं, बोलते हैं, ऐसा पता नहीं सही है कि गलत, वो तो आप लोग को पता होगा, कि महिलाएं अक्सर घर में फालतू फालतू बातों को पकड़ती है, ऐसा अक्सर सुनने में आता है। मेरा इससे, सच कह रहे, मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है और इसका कोई इंटेंशन भी नहीं है कि मतलब कुछ ऐसा बोलना, लेकिन ऐसा एक कहने में सुनने में आता है। मेरी बातों को सुनिए, इसको अदरवाइज भी नहीं लेना। घर में एक्चुअली वैसी महिलाएं इस ट्रैप में आती है, इन चीजों के ट्रैप में वैसी महिलाएं आती हैं जिनके पास हिसाब किताब होता है क्या, कि वो घर में, घर के कामकाज में अपने आप को पूरा झोंकी हुई। तो मतलब कहते हैं कि बहुत सारी दुनिया भर की चीजें, कहां कितना डेथ हुआ, किसको कोरोना हुआ, वैक्सीन मिला, कितना वैक्सीन आया, वैक्सीन बना कौन रहा, वैक्सीन का कॉस्ट क्या है, सेंटर कहां, मतलब जो बोलते हैं दुनियादारी का तमाशा, टेंशन, वो उतना फैक्टर उनके पास नहीं है। इसीलिए छोटा छोटा फैक्टर उनको प्रभावित कर रहा है, एकदम छोटे छोटे फैक्टर उनको अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो बाहर काम करने वाला अगर कोई व्यक्ति, वो महिलाएं भले क्यों ना हो, बाहर जेंट्स ना हो, महिलाएं, उसके पास इतना ऑलरेडी बड़ा बड़ा टेंशन, बड़ा स्ट्रेस, यार पैसा जोड़ना, ये करना, बच्चा कहां जाएगा, क्या करेगा, किस हॉस्पिटल में जाना, हमको दवा लाना है, डॉक्टर से मैनेज करना है, अब ये हो गया, ब्लैक फंगस आ गया तो अब इससे भी बचाना, अब इसके लिए क्या दवा आएगा, काढ़ा के लिए क्या व्यवस्था करना है, रोजगार कैसे चलेगी, दुकान बंद है, मकान मालिक बार बार बोल रहे हैं कि यार दुकान या तो खोलो, पैसा दो, नहीं तो बंद। मतलब स्ट्रेस का लेवल इतना बड़ा कि आप छोटे छोटे फैक्टर को इग्नोर कर लिए। सर बोलना क्या चाह रहे हैं और क्लियर कर लीजिए चीजों को। क्लियर ये कह रहे हैं कि आप छोटा फैक्टर, ये रिपल्सन का फैक्टर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का बहुत मामूली है, आपने इसको एस ब्लॉक में इसलिए तवज्जो नहीं दिया क्योंकि वहां पर कोई पुअरिंग ऑफ सील्डिंग वगैरह नहीं थी, वो मस्त जेड इफेक्टिव से डील हो रहा था। यहां पर क्या है, जेड इफेक्टिव, यहां पर क्या, पुअरिंग ऑफ सील्डिंग ने जबरदस्त साइज को कम कर दिया है, इतना कम किया है कि कोई छोटा फैक्टर भी बढ़ाने वाला अगर आ जाता है ना, तो एक उम्मीद की किरण हो गई, मतलब लड़ने झगड़ने का एक रीजन हो गया उसके लिए। मेरी बातों को समझे होंगे। यहां पर पुअरिंग ऑफ सील्डिंग ने जबरदस्त साइज को राइट साइड जाने पर घटाया है, 0.1 एंगस्ट्रॉम से घट रहा है, तो वो अच्छे खासे से घटा रहा था पुअरिंग ऑफ सील्डिंग से। तो ऐसे केस में यहां पर डी का रिपल्सन भी आपके स्क्रीनिंग पर, पुअरिंग ऑफ स्क्रीनिंग पर मतलब दिखने लगा, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। तो एसपी ब्लॉक में कपलिंग भारी नहीं, बिल्कुल कपलिंग भारी नहीं है। कपलिंग मतलब पेयरिंग, कपल, जोड़ा। एसपी ब्लॉक में क्या कपलिंग भारी होता है? नहीं, वहां भारी नहीं होता, वहां जेड इफेक्टिव नॉर्मल चलता है। डी ब्लॉक में हाँ कपलिंग भारी होता है। एफ ब्लॉक में नहीं, कपलिंग नहीं होता भारी एफ ब्लॉक में। फिर क्यों सर, अब क्यों? वहां तो 7-7 ऑर्बिटल में पेयर होगा, इसलिए क्योंकि उसकी सील्डिंग इससे भी ज्यादा खराब है, उसकी दुर्गति है सील्डिंग में, उसकी सील्डिंग भयानक खराब है एफ की, इसीलिए उसका सील्डिंग भारी पड़ गया कपलिंग पर। कपलिंग भी है लेकिन कपलिंग को खा गया उसका पुअरिंग ऑफ सील्डिंग। यहां सील्डिंग पुअर है लेकिन कपलिंग उस पर भारी पड़ रहा है। तो कोई चीज बोलते हैं ना कि दूध खाने से फायदा, जरूरत से ज्यादा दूध खा लो तो नुकसान। तो सील्डिंग यहां पर पुअर हो रहा था, बट कपलिंग आने से थोड़ा सील्डिंग को, वो जो साइज घट रहा था उसको बढ़ाया। लेकिन एफ ब्लॉक में इसी कपलिंग को पुअरिंग ऑफ सील्डिंग खा जाएगा क्योंकि सील्डिंग महापुअर है वहां। उम्मीद अब चीजें आपकी क्लियर हो। सर अब इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए आप लोग क्या बोलेंगे। आखिरी पेज में मैं जाता हूं, आप क्या बोलेंगे आप इसको नोट कर ले, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। बस 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा करता हूं एक इस वीडियो में मैं, और आखिरी पेज में मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि आपको आखिर बोलना क्या। आपको यहां पे मैं क्लियर लिख रहा हूं, ये देख लो ऐसे, यहां पे 10 स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अच्छे से देखो, आप स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज घटाएंगे, ठीक है, मैग्नीज तक। आयरन, कोबाल्ट, निकल में रुक जाएंगे, साइज कांस्टेंट, R0 मतलब न्यूट्रल एटम का। अब कॉपर से जिंक में साइज बढ़ाएंगे। अगले पेज में मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, यही है। मैं नेक्स्ट पेज में बस 2-4 मिनट और लूंगा आपका, मैं नेक्स्ट पेज में इसको एक्सप्लेन करता हूं। प्लीज आप स्क्रीनशॉट इसको ले जल्दी से। जी आइए। तो इस तरह से आपको मैंने क्या बोला, स्कैंडियम से मैग्नीज आप बोलोगे कि साइज डिक्रीज करेगा। ये जो आपका 8B एलिमेंट है,
आयरन कोबाल्ट निकेल 8B का, आप यहां बोलोगे कि साइज यहां ऑलमोस्ट रुक गया है, कांस्टेंट, दैट इज ऑलमोस्ट सेम साइज, अच्छे से देखोगे। और जो कॉपर से जिंक है यहां पर साइज बढ़ गया, यहां कौन डोमिनेट कर गया है, क्योंकि दोनों के पास D10 है तो कपलिंग डोमिनेट कर गया है, S1 S2 कपलिंग डोमिनेट कर गया, दोनों के पास D10 है, इसलिए पोरिंग ऑफ शिल्डिंग नहीं चला। तो आप सारे ग्रुप में इसी तरीके से बढ़ेंगे, ठीक है, और यही आपका फाइनली इंपॉर्टेंट भी। तो 8B ग्रुप को थोड़ा स्पेशल तौर पे हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखो। आयरन कोबाल्ट निकेल, रुदेनियम, ऑस्मियम, रोडियम, इरिडियम, पैलेडियम, प्लैटिनम। आपने क्या देखा, ये तीनों कांस्टेंट। आप क्या बोलेंगे, सर ये तीनों कांस्टेंट। आप क्या बोलेंगे, सर ये तीनों कांस्टेंट। और अभी अभी आपने देखा कि ये 3D है, ये 4D है और ये 5D है, तो आपने अभी अभी पढ़ा कि 4D 5D भी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, पीरियोडिक टेबल में अकेला एग्जाम्पल है, ये 6 एलिमेंट का एक ग्रुप है जहां सेम साइज है। आपको समझ में आ गया होगा, ये 6 एलिमेंट का एक ग्रुप है जहां करीब करीब ऑलमोस्ट सेम साइज। ये 6 एलिमेंट का एक ग्रुप है, पूरा सेक्शन है जहां करीब करीब ऑलमोस्ट सेम साइज है। तो आप क्या बोलेंगे, स्कैंडियम से मैग्नीज घटा। अगर कोई पूछा जाए क्यों, स्कैंडियम से मैग्नीज डिक्रीज किया, वाई, क्या लॉजिक दोगे, बोलोगे पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग। क्लियर है, डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से ड्यू टू पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग। ठीक से देख लो, मैं कंक्लूड करके इसको कंप्लीट कर रहा हूं, बहुत क्लियर है। अब अगर कोई बोले कि आप ये बताइए दोस्त कि आपका आयरन कोबाल्ट निकल कांस्टेंट रह गया, क्यों कांस्टेंट, वाई। आप बोलेंगे कि जितने पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग ने साइज घटाया, करीब करीब उतना ही कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल ने, पेयरिंग रिपल्सन ने साइज बढ़ाया। कॉन्ट्रैक्शन इन size due to pouring of shielding gets compensated। compensate करना मतलब उसको मैनेज कर देना, न्यूट्रल कर देना, compensated by expansion due to expansion in size due to coupling of orbitals। समझ में आ गई होंगी चीजें। और वहीं पर अगर आपसे पूछे कि कॉपर से जिंक पर क्या हो गया भाई, 1.19 एंगस्ट्रॉम, 1.25 एंगस्ट्रॉम, हमने आपको वैल्यू याद करवाया, जिंक का इंक्रीज किया, वाई, तो क्यों बढ़ा, तो बोलोगे दोनों के पास बोथ हैविंग D10, तो इसीलिए कौन, कपलिंग ना, एंड सो कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल, कौन सा, 4s ऑर्बिटल डोमिनेट्स। यही भारी पड़ गया, डोमिनेट करना मतलब भारी पड़ना। तो बड़े मजेदार तरीके से हमने आपको आज के लेक्चर में सिखाया है कि शिल्डिंग का असर कैसा होता है। मैंने कोशिश किया कि मैं इसी लेक्चर में एफ ब्लॉक वाला भी क्लियर कर लूं, थोड़ा सा बचा है जिसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एफ ब्लॉक भी क्लियर कर लेंगे, और हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें खत्म कर ली है। 12th का एरिया आज ऑलमोस्ट डिस्कस हुआ है और एफ ब्लॉक भी 12th के एरिया में ही आएगा। तो जो अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोगों का एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन होगा, किस चीज को लेकर के, एटॉमिक साइज को लेकर के, कंप्लीट इधर उधर आगे पीछे सारा हम लोग उसको नेक्स्ट सेशन में, अगले लेक्चर में हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। तो उम्मीद है आपने जम के एंजॉय किया होगा। लगातार इनऑर्गेनिक को लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़े, सीखें, एंजॉय करें, बहुत मजेदार रहेगा।
और वादा करता हूँ आपकी इनऑर्गेनिक भी काफी अच्छी हो जाएगी, बस आप लगातार बने रहें। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।